नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पाक पर बरसे बीजेपी एमपी गुलाम अली खटाना, कहा आतंकवाद को कुचलना जानते हैं। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से किया किनारा, बिहार में अकेले लड़ेगी चुनाव। तेज प्रताप यादव के समर्थन में उतरे सुधाकर सिंह, लालू प्रसाद से की माफी की अपील। लाडली बहन योजना में सरकारी कर्मियों को लाभ, शरद पवार एनसीपी के नेता अनिल देशमुख ने उठाए सवाल। मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी जीवों की तस्करी का बड़ा खुलासा। और भारत में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर हुए 3,758। और अब खबरें विस्तार से। बीजेपी के सांसद गुलाम नबी खटाना ने आतंकवाद का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि वो एक तरफ भीख मांगता है और दूसरी तरफ आतंकवाद फैलाता है। भारत आतंकवाद को कुचलना जानता है और उसे किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। खटाना ने लंदन के इंडिया हाउस में भारतीय प्रवासियों से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है और अशांति पैदा करना चाहता है। पिछले 30 वर्षों में 4,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि पाकिस्तान की साजिश को लेकर लोगों को आगाह करने की जरूरत है। हमें कूटनीतिक लड़ाई लड़नी है और अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना है। हम चुप नहीं रह सकते और हमें पाकिस्तान की साजिश को विफल करने के लिए एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित हमारी ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा थे और उनकी हत्याओं को भी भुलाया नहीं जा सकता। खटाना बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा हैं। पाकिस्तान नैरेटिव फैलाता है। मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा कोई हिपोक्रेट है तो वो पाकिस्तान है। और जो लोग संस्कार को, रिलीजियस वैल्यूज को जानते होंगे, दे अंडरस्टैंड व्हाट इज हिपोक्रेसी। एक साथ भीख मांगता है और दूसरी साइड दरिंदगी फैलाता है, टेररिज्म फैलाता है, इनोसेंट किलिंग्स करता है। वो वक्त चला गया। हम इसीलिए यूरोप में आए थे, हमारे और साथी पूरी दुनिया में ये मैसेज लेके आए हैं कि भारत जो है, इंडिया जो है, टेररिज्म को क्रश करना जानता है और अच्छी तरह जानता है। हमें किसी की मीडिएशन का जरूरत नहीं है। बट आप जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, हमने लड़ाई लड़नी है, वो हमारा आर्मी वहां लड़ेगा। हमने डिप्लोमेटिक फाइट, सोशल मीडिया फाइट, हमने लड़ना है। आम आदमी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला लेते हुए किसी भी गठबंधन में होने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि वो बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आपके राष्ट्रीय मीडिया संयोजक अनुराग ढांडा ने कहा है कि पार्टी किसी गठबंधन में नहीं है और अपनी ताकत पर आगे बढ़ रही है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए थी और अब पार्टी किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। आपने अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। पार्टी ने राज्यों को 2 कैटेगरी में बांटा है, जिसमें एक कैटेगरी में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली और गोवा शामिल है। आपके बिहार प्रभारी अजेश यादव ने कहा है कि पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर अकेले लड़ेगी। आप बूथ स्तर पर पार्टी गठबंधन को बनाने पर ध्यान लगा रही है और फिलहाल अहम राज्य में 7 चरणों की यात्रा निकाल रही है ताकि लोगों से जुड़ा जा सके। पार्टी ने अगले 2 साल के लिए अपने कार्यक्रम तय कर लिए हैं और असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल तेज प्रचार करेंगे। इसके अलावा पार्टी 2027 में उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा और गुजरात चुनाव में उतरेगी। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने तेज प्रताप यादव के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप यादव ने कोई गुनाह नहीं किया है और 2 शादियां करना अनैतिक नहीं है।
सुधाकर सिंह ने रामविलास पासवान का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने भी 2 शादियां की थी। सुधाकर सिंह ने लालू यादव से अपील की है कि एक पिता के तौर पर उन्हें तेज प्रताप यादव को माफ कर देना चाहिए। तेज प्रताप यादव के खिलाफ पार्टी से निलंबित किए जाने के बाद सुधाकर सिंह का ये बयान आया है। सुधाकर सिंह का कहना है कि तेज प्रताप यादव ने जो किया है उसकी घोषणा तेज प्रताप खुद करेंगे। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया था। इसकी वजह एक महिला के साथ तेज प्रताप यादव की तस्वीर और सोशल मीडिया पोस्ट थी। लालू यादव ने लिखा है कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। तेज प्रताप यादव की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अब सुधाकर सिंह के बयान के बाद सियासी गलियारे में हलचल मच गई है। निजी मसला है उनका, शादी ब्याह करना, और वो बेगुनाह की श्रेणी है, गुनाह की श्रेणी नहीं मानता। राम मनोहर लोहिया के हम लोग पश्चिमियों पे चलने वाले, उन्होंने सप्त क्रांति में जो किताब लिखा कि हर स्त्री पुरुष के बीच सभी तरह के रिश्ते वैध हैं सिवा धोखा। तेज प्रताप जी ने शादी अगर किया है जिसकी वो घोषणा स्वयं करेंगे तो यह कोई अनैतिक काम नहीं मानता। मैं व्यक्तिगत तौर पर अनैतिक काम नहीं मानता। तो अपने लिए तो कि पहले शादी है फिर शादी करना, ये आप 2 शादियाँ भारतीय हिंदू रीति रिवाज में रही है। 3-3, 4-4 शादियों के बारे में भी हम लोगों ने सुना है। आज के भी दिन में कई शादियां हुई हैं। आप चिराग पासवान को ही ले लें तो उनकी दूसरी माँ से वो जन्मे। तो ये कई लोगों का शादियां 2-2, 3-3 हुई हैं, मैं जानता हूँ या सभी लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं और ये गुनाह की श्रेणी में नहीं है। महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना को लेकर एक बार फिर से सियासी घमासान तेज हो गया है। अब इस योजना के तहत कुछ सरकारी महिला कर्मचारियों को भी लाभ मिलने की बात सामने आई है। इसे लेकर विपक्ष ने तीखी आपत्ति जताई है। एनसीपी शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये योजना चुनाव के मद्देनजर जल्दबाजी में लागू की गई और बिना किसी जांच पड़ताल के लाभ दे दिया गया, ऐसा देशमुख का कहना है। उन्होंने कहा कि जो भी लाइन में खड़ा हुआ उसे लाभ मिल गया, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या फिर नहीं। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए था कि सरकारी महिला कर्मचारी योजना के पात्र नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन महिला कर्मियों को पैसे दिए गए उनसे वो राशि वसूल की जाए और बिना जांच लाभ स्वीकृत करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आइए सुनते हैं महाराष्ट्र की लाडली बहन योजना पर किस तरह के आरोप लगा रहे हैं राज्य के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी शरद पवार दल के नेता अनिल देशमुख। ऐसा है कि जब लाडली बहना योजना चालू की उसी टाइम सरकार ने उसकी छानबीन अच्छे ढंग से करने को होना था। चुनाव में उसका फायदा होना चाहिए करके जल्दबाजी में जिसने जिसने अर्जी की, जो लाइन में लगा, वो सरकारी नौकरी में हो या सरकारी नौकरी में नहीं हो, सभी को दिया गया। लेकिन उसमें सरकारी जो नौकरी करती है हमारी महिला, उनको भी वहाँ पे दिया गया है। अब उनको लगा कि सभी महिलाओं के लिए शायद ये राज्य शासन ने लाडली बहन योजना लाए करके उनको लगाऊंगा करके वो भी लाइन में लग गई अपनी। ये उसी टाइम देखना था सरकार ने कि इसमें राज्य शासन के जो कर्मचारी, जो महिला है, उन्होंने उसी टाइम बोलना था कि लाडली बहन को हम अनुदान दे रहे, मदद दे रहे, लेकिन जो लाडली बहन हमारी शासकीय नौकरी में हैं उनको हम ये योजना का लाभ नहीं देंगे, ऐसा ऐलान करते तो ऐसा नहीं होता था। सिर्फ चुनाव के लिए ये योजना लाएगी, फिर वो शासकीय महिला हो या गैर शासकीय हो या नहीं हो, उसको सबको दिया गया। अभी जो शासकीय जो एम्प्लॉई है उन्होंने जो पैसे उठाए उनको उनसे वापस लेना चाहिए, और जिन्होंने उनको ये अर्जी मंजूर की, जो अधिकारी ने उनकी है बिना देखे बिना छानबीन किए जो अर्जी मंजूर की, उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या ये वास्तव में गरीब बहनों के लिए लाई गई योजना थी या फिर एक चुनावी स्टंट।
विपक्ष इस मामले को लेकर महाराष्ट्र की महायुति सरकार से अब साफ जवाब लेने की उम्मीद कर रहा है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी और दुर्लभ जीवों की तस्करी का एक बड़ा मामला पकड़ा है। 1 जून 2025 को दर्ज की गई इस कार्रवाई में अधिकारियों ने एक भारतीय नागरिक से 52 जीवित और एक मृत जीव बरामद किया। इनमें शामिल हैं 3 स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर, 5 एशियन लीफ टर्टल और 44 इंडोनेशियन पिट वाइपर, जिनमें से एक मृत अवस्था में मिला। स्पाइडर वाइपर और एशियन लीफ टर्टल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध हैं और CITES की सूची में भी शामिल है, जबकि इंडोनेशिया पिट वाइपर CITES में सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में इनका मिलना बेहद चिंताजनक है। ये सभी जीव एक बैग में छिपाकर थाईलैंड की फ्लाइट से भारत लाए गए थे। 31 मई को मुंबई पहुंचे इस यात्री के व्यवहार पर संदेह होने पर अधिकारियों ने पूछताछ की और बैग की तलाशी ली। जांच में पता चला कि इन जीवों की तस्करी की कोशिश की जा रही है। 1 जून को इन जीवों को जब्त कर लिया गया और आरोपी यात्री को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए जीव संरक्षित श्रेणी में आते हैं, जिनकी तस्करी पूरी तरह से गैरकानूनी है। इन जीवों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी कीमत पर बेचा जाता है। इस कार्रवाई से एक बार फिर ये साफ हो गया है कि भारत के हवाई अड्डों पर वन्य जीव तस्करी को लेकर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक इस बार तस्करी के पीछे का नेटवर्क और अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है। फिलहाल जब्त किए गए जीवों को वन विभाग को सौंप दिया गया है। आरोपी से लगातार पूछताछ चल रही है और जांच एजेंसियां अन्य कड़ियों की भी पड़ताल कर रही है। भारत में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 3,758 हो गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 363 नए मामले सामने आए हैं। देश में इस समय कोविड-19 से संबंधित 2 मौतें भी दर्ज की गई हैं। केरल में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या सबसे अधिक है, जहां 1400 एक्टिव केस हैं। इसके बाद अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में 485 और दिल्ली में 436 मामले हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में केरल में 64, दिल्ली में 61 और महाराष्ट्र में 18 नए केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना से संबंधित 2 मौतें हुई हैं, एक केरल और एक कर्नाटक में। कर्नाटक में कोविड से संक्रमित 63 वर्षीय एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। वहीं केरल में 24 वर्षीय एक महिला की भी मौत हो गई है, जो कोविड-19 सेप्सिस, हाइपरटेंशन और कंपेंसेटेड क्रोनिक लीवर डिजीज से पीड़ित थी। दोनों मरीजों की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति के कारण मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। खबरों में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से सियासी तापमान चढ़ गया है। शिवसेना शिंदे गुट के मंत्री संजय शिरसाट पर 67 करोड़ की विट्स होटल डील को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये आरोप शिवसेना उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने लगाए हैं। दानवे का आरोप है कि आम नागरिक को जहां 2 लाख का लोन भी मुश्किल से मिलता है, वहां एक मंत्री को करोड़ों की डील कैसे मिल गई। उनका सवाल है कि इतनी बड़ी संपत्ति आखिर किस स्रोत से खरीदी गई। उन्होंने इसे सिर्फ आर्थिक असमानता नहीं बल्कि आम जनता के साथ अन्याय बताया। वहीं मंत्री संजय शिरसाट ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि ये एक पुरानी डील है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है।
इस बीच एक वायरल वीडियो ने विवाद को और हवा दे दी है, जिसमें शिरसाट पर विपक्षी नेता को धमकाने का आरोप है। अब मामला केवल एक होटल डील का नहीं बल्कि एक खुला राजनीतिक घमासान बन चुका है। दोनों गुटों के बीच आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग तेज हो चुकी है और इसके साथ असर विधानसभा सत्रों पर भी देखने की आशंका जताई जा रही है। अगर कायदे से काम कर रहे तो वापस क्यों लिए? लोग तो ऑब्जेक्शन लेते रहते हैं, सीधा तो लोग चलने नहीं देते, ऐसा समझ के चलो। तो अगर गलत ऑब्जेक्शन होगा तो उस पर खुलासा करना चाहिए, वो कहना चाहिए कि हमने गलत ऑब्जेक्शन लिए है। कौन सा गलत ऑब्जेक्शन लिया है उन्होंने बता देना। लेकिन 120-150 करोड़ की प्रॉपर्टी 45 और 50 करोड़ में मत लो ना गवर्नमेंट के प्रेशर से। तुम्हारा टर्न ओवर 40-45 करोड़ होना चाहिए, ऐसा रूल है। सॉल्वेंसी होना चाहिए, ITR होना चाहिए 3-3 साल का। ये रूल तुम्हारे लिए सरकार ने क्यों जमा कर दिए? ये रूल तोड़ के अगर तुम ले रहे होंगे तो इसको तो विरोध होगा। महाराष्ट्र के किसान एक बार फिर से सरकार की उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। कई जिलों में अभी तक पालक मंत्री नियुक्त नहीं किए गए हैं और जहां नियुक्ति हुई है वहां भी दौरे नदारद है। ऐसे में खेतों से लेकर सरकारी दफ्तर तक किसानों की आवाज अनसुनी रह गई है। मॉनसून सिर पर है लेकिन अब तक कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ, न कोई ठोस राहत योजना जमीन पर आई है। कर्ज माफी के इंतजार में किसान आज भी बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, जबकि फसल बीमा योजना का लाभ अब तक किसानों तक नहीं पहुंच पाया। इस स्थिति पर पूर्व कृषि मंत्री बालासाहेब थोरात ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की संवेदनहीनता अब असहनीय हो चुकी है। राज्य की अर्थव्यवस्था अगर कृषि पर टिकी है तो सरकार को किसानों के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। थोरात ने ये भी तंज कसा कि ओसाड़ गांव के पाटिल कौन से ओसाड़ से आते हैं, पहले ये स्पष्ट करें। सवाल बड़ा है, क्या सरकार किसानों की पीड़ा को गंभीरता से लेगी या फिर नाराजगी भी बीते मौसम की तरह हवा हो जाएगी? नहीं, ये तो बारिश इतनी हुई है, प्री मानसून बारिश है, कभी हुई नहीं। मुझे मालूम नहीं हिस्ट्री कभी कब हुआ था ऐसे कभी नहीं हुई थी, इतनी बारिश हुई है। तो इस बार किसानों की मदद करने की तो जरूरत है। गवर्नमेंट ने वो उनके लिए मदद डिक्लेयर करना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उसके बारे में कुछ कर नहीं रहा। सिर्फ वो कुछ ना कुछ बातें करते हैं, भाषण करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। ऐसी स्थिति है। उनकी मदद का जो नाम है उसमें 3 हेक्टेयर का है, तो वो भी वो 2 हेक्टेयर पर पीछे गए हैं और वो स्टैंडिंग ऑर्डर के मुताबिक वो मदद करने को तैयार है। इसका यह नहीं चलेगा क्योंकि लोगों का नुकसान और किसानों का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। बकरी ईद आने को महज कुछ ही दिन बचे हैं। वहीं महाराष्ट्र में बकरी ईद में खुले में बकरी काटने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा है कि बकरी ईद मनाना हमारा अधिकार है। वहीं गौ सेवा आयोग ने बोला है कि बकरी ईद तक पशु बिक्री पर रोक लगे। पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने निशाना साधते हुए कहा है कि सारे नियम कानून सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही क्यों? होली और दिवाली पर हिंदुओं को मुफ्त की एडवाइस देने वाले अब कहां गए? बकरी ईद पर क्यों नहीं बोलते? बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान का नियम हिंदू ही क्यों मुसलमान भी पालन करें? वर्चुअल बकरी ईद मनाए। ये पाकिस्तान नहीं, हिंदू राष्ट्र है। गौ माता ये हमारे राज्य में राज्य माता का दर्जा उसको दिया है। कोई भी अगर हमारे गौ माता के खिलाफ बकरी ईद के नाम पे अगर उसने किसी ने भी मस्ती करने की कोशिश की तो फिर आगे का काम हमारा देवा भाऊ का सरकार करेगी, चिंता करो मत। बहुत सारे बुलडोजर जैसे चल रहे वहां देखिए, अभी विशालगढ़ में कितनी बड़ी कार्रवाई हो रही है देखो। इसलिए ये किसी का अब्बा का पाकिस्तान या किसी अब्बा का लाहौर नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। जो नियम आप हिंदू त्योहार के वक्त लगाते हैं वही नियम बकरी ईद के वक्त ही लगेगा। इसलिए तो मैंने बोला ना, वर्चुअल बकरी ईद करो ना, लाओ कोई तो बकरी मतलब एकदम असली बकरी लाओ मत, कोई करो और काटने का ये करो कुछ। तो हम लोग को कैसे एडवाइस दिया जाता है, बहुत सारे हिंदू फॉलो करते हैं ना, वैसा करो ना। महाराष्ट्र ATS ने एक बार फिर से आतंकी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है।
ठाणे जिले के भिवंडी तालुका के बोरीवली गांव में बीती रात करीब 3 बजे एटीएस ने छापेमारी की। ये रेड एक पुरानी आतंकी मामले से जुड़ी बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक छापा साकिब नंचन के घर पर मारा गया, जो प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि साकिब का नाम मुंबई सेंट्रल, विलेपार्ले और मुलुंड रेलवे स्टेशनों पर हुए बम धमाकों से जुड़ा है। 2003 के धमाकों में उसे दोषी ठहराया गया था और उसने 2017 तक सजा भी काटी। सजा के बाद वो फिर से कट्टरपंथी नेटवर्क में सक्रिय हो गया, ऐसी जानकारी सामने आई। एटीएस को शक है कि वो किसी जासूसी मॉड्यूल से भी जुड़ा हो सकता है। इसी कड़ी में ये छापा मारा गया। फिलहाल एटीएस टीम की जांच जारी है और पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। इस कार्रवाई को सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। सरकारी रिटायरमेंट कार्यक्रमों में आमतौर पर औपचारिकताएं होती हैं, मगर अकोला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शनिवार को हुआ एक दृश्य दिलों को छू गया। ये कहानी है महाराष्ट्र के अकोला शहर के सिपाही अरुण घुरमोड़े की, जो सेवानिवृत्त हो रहे थे और उनकी बेटी ने मंच से एक सरल बात कह दी। पापा का सपना था कि वो वर्दी में बुलेट पर बैठें, लेकिन कभी पूरा नहीं हो सका। बस इतना सुनना था। वहां बैठे एसपी अर्चित चांडक ने पल गवाए बिना आदेश दिए बुलेट लाओ। घुरमोड़े वर्दी में बुलेट पर बैठे और खुद एसपी चांडक उनके पीछे बैठ गए। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये एक अफसर की संवेदनशीलता और एक सिपाही के सम्मान की मिसाल बन गई। मौजूद हर शख्स भावुक हो गया, तालियां गूंज उठी और आंखें नम हो गईं। आईआईटी दिल्ली से पढ़े आईपीएस अधिकारी अर्चित चांडक पहले भी अपनी मानवीयता और सशक्त फैसलों के लिए चर्चा में रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने दिखाया कि वर्दी में सिर्फ अनुशासन नहीं, संवेदना भी बसती है। एक ऐसा पल था जिसे ना तो कोई भूल पाएगा और ना ही दोहराना आसान होगा। एक ख्वाहिश पूरी हुई और सैकड़ों दिलों को उस पल से जुड़ने का मौका मिला। और खबरों में यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष रॉजर विन्नी 19 जुलाई को 70 वर्ष के हो जाएंगे, लेकिन नियमानुसार बीसीसीआई अध्यक्ष की उम्र 70 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे में राजीव शुक्ला को 3 महीने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका मिल सकती है। शुक्ला 65 वर्ष के हैं और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। सितंबर में वार्षिक आम बैठक के दौरान राजीव शुक्ला बोर्ड के पूर्णकालिक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में खड़े हो सकते हैं। विन्नी का कार्यकाल उनके 70वें जन्मदिन पर समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि रॉजर विन्नी की अध्यक्षता में भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम की है। उनके अध्यक्ष रहते ऐतिहासिक महिला प्रीमियर लीग की भी शुरुआत हुई। घरेलू क्रिकेट को बेहतर प्रोत्साहन मिला और खिलाड़ियों के वेतन में वृद्धि भी हुई। विन्नी ने 27 टेस्ट मैचों और 72 वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वो 1983 विश्व कप विजेता टीम के मुख्य खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने भारत को पहला वनडे विश्व कप जिताने में अहम योगदान दिया। विन्नी इससे पहले बीसीसीआई चयन समिति के सदस्य के रूप में भी काम कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्होंने एक निजी पॉडकास्ट में अपनी घोषणा की बात कही। मैक्सवेल ने 1927 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी के शुरुआती कुछ मैचों के बाद उन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का मन बना लिया है।
मैक्सवेल ने कहा कि उनका शरीर वनडे क्रिकेट की मांगों को पूरा करने में संघर्ष कर रहा था। उन्होंने अपने स्थान पर अन्य विकल्पों को तलाशने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ काम करने का फैसला लिया है। मैक्सवेल ने बताया कि उन्होंने चेयरमैन जॉर्ज वेली से बात की और उन्हें बताया कि वो 2027 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। मैक्सवेल ने कहा कि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ और सीरीज नहीं खेलना चाहते थे। अब समय आ गया है कि उनके स्थान पर अन्य विकल्पों को तलाशा जाए और उनके स्थान पर काम किया जाए। अब समय आ गया है कि उनके स्थान पर अन्य विकल्पों को तलाशा जाए और उनके साथ काम किया जाए। अक्षय कुमार और हाउसफुल 5 की कास्ट पुणे में फिल्म का प्रमोशन करने गई। इस दौरान मॉल में भारी भीड़ जमा हो गई और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। अक्षय कुमार ने भीड़ को समझाने की कोशिश की और कहा, धक्का मुक्की मत कीजिए, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। यहाँ बच्चे हैं, औरतें हैं, धक्का मुक्की मत करिए। उनकी इस अपील का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस इवेंट में अक्षय कुमार के अलावा नाना पाटेकर, जैकलीन फर्नांडिस और नरगिस फाखरी थी। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी बहुत कोशिश की। इसी धक्का मुक्की के दौरान एक महिला रोने लगी, जिसे जैकलीन फर्नांडिस ने सांत्वना दी। जैकलीन ने महिला के सर पर हाथ फेरते हुए उन्हें शांत करने की कोशिश की। इस इवेंट में दर्शकों की भारी भीड़ जुटी हुई थी, जो अपने फेवरेट कलाकारों को देखने के लिए उत्साहित थी। आपको बता दें कि हाउसफुल 5 का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है और इसके गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं। फिल्म 6 जून 2025 को रिलीज हो रही है। फिल्म हेरा फेरी को लेकर कई विवाद सामने आ रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि मेकर्स के बीच फिल्म के राइट्स को लेकर विवाद हो गया है। इसके अलावा परेश रावल ने खुद को इस आइकॉनिक फिल्म से बाहर कर लिया है। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी ने परेश के बाहर होने पर रिएक्ट किया था। अब सिंगर हिमेश रेशमिया का इस पर रिएक्शन सामने आया है। हिमेश ने अपने कॉन्सर्ट में बिना परेश रावल नाम लिए उनके फिल्म से अलग होने की बात की। हिमेश ने कहा, पहली बारी हेरा फेरी में वो कमाल के थे, हेरा फेरी 2 में वो कमाल कर रहे थे और अब वो एक बार फिर से ग्रेट होंगे। हिमेश का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उनकी बातों से लग रहा है कि परेश के फिल्म हेरा फेरी 3 से बाहर होने से नाराज हैं। फिल्म में हिमेश ने फिर हेरा फेरी का म्यूजिक कंपोज किया था और पहली हेरा फेरी में भी गाना गा चुके हैं। बाबू भैया का कैरेक्टर हमेशा याद रहेगा। और आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।